तो हम लोग क्लास कर रहे थे भारत में नियोजन। ठीक है, क्या पढ़ रहे थे? भारत में नियोजन। और नियोजन में हमने देखा था कि पृष्ठभूमि क्या थी भारत में नियोजन की और उसका उद्देश्य क्या था। आज हमें पंचवर्षीय योजनाओं पर बात करनी है। आप सब जानते हैं कि 1951 से लेकर के 1951 से और 2017 तक इन दौरान 12 पंचवर्षीय योजनाएं भारत में रही और हर योजना का अपना अलग उद्देश्य था, अलग रणनीति थी और हर एक योजना की अपनी एक अलग परिस्थितियां थी। इन सब पे हम बात करेंगे। और एग्ज़ाम की अगर बात की जाए तो आप सब जानते हैं कि पीसीएस का सिलेबस हो या यूपीएससी का सिलेबस हो और चाहे यूजीसी नेट का सिलेबस हो ज्योग्राफी, आप देखेंगे कि भारत में नियोजन अलग अलग पर्सपेक्टिव में आपसे क्वेश्चंस बनते हैं और उन सब विषयों को हम यहाँ पे शामिल करेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं भारत की पहली पंचवर्षीय योजना। और आप जानते हैं कि जब भारत आज़ाद हुआ उस समय भारत की परिस्थितियाँ कुछ ठीक नहीं थी। ठीक है, तो प्रथम पंचवर्षीय योजना, आप हेडिंग बना लीजिए, प्रथम पंचवर्षीय योजना। ये योजना 1951 से लेकर के और 1956 तक थी। ठीक है, 1956। अगर हम परिस्थितियों की बात करें तो इस समय आप गेस कीजिए, आप सोचिए ज़रा कि 1947 में बंटवारा हुआ और एक ठीक ठाक युद्ध के साथ पाकिस्तान के साथ, जो तथाकथित नाम तो नहीं दिया जा सकता कि युद्ध हुआ था, लेकिन बंटवारे के समय ठीक ठाक आप कह सकते हैं आंतरिक संघर्ष हुआ और इस दौरान काफ़ी जन धन का काफ़ी नुकसान झेलना पड़ा भारत को भी और पाकिस्तान को भी। तो अर्थव्यवस्था की कमर कहीं ना कहीं 1947 में भी बहुत अच्छे से टूटी थी बंटवारे के समय। उससे पहले अंग्रेज़ों ने इकोनॉमी को तो चौपट कर ही दिया था भारत की। अलग अलग आप हिस्ट्री पढ़ते हैं तो आप जानते हैं कि भारत की इकोनॉमी कैसी थी उस समय और क्या कर रहे थे ब्रिटिशर्स यहाँ पर अर्थव्यवस्था को मेंटेन करने के लिए, अर्थव्यवस्था को मेंटेन करने के लिए। तो जब 1951 की अगर हम बात करें कि 1951 में हमारी पंचवर्षीय योजनाएं लागू हो गई थी। ठीक है, 51 से 56 के बीच पहली पंचवर्षीय योजना थी। तो इस पंचवर्षीय योजना की परिस्थितियां उस समय क्या थीं, आप अगर हेडिंग ऐसे बना लिया करिए, जैसे परिस्थितियां लिख करके डैश करके कुछ पॉइंट्स आप लिख लेंगे तो एग्जाम में आपको लिखने में आसानी होगी। अगर हम परिस्थितियों की बात करें तो उस समय अनाज की कमी सबसे बड़ी समस्या थी। क्या थी? अनाज की कमी। अनाज की कमी। आप देखेंगे 1947 में जब बंटवारा हुआ तो उस समय बहुत सारे लोग पाकिस्तान से भारत आए थे। ठीक है, शरणार्थियों का प्रवेश हुआ भारत में, ये एक समस्या थी उस समय के लिए, शरणार्थियों का प्रवेश, ये भी एक बड़ी समस्या थी। अगर आप देखें तो मुद्रास्फीति भी उस समय थी भारत में। ठीक है, मुद्रास्फीति की भी समस्या थी। जो छोटे उद्योग थे वो चौपट हो चुके थे, छोटे उद्योग नष्ट हो गए थे। ऐसी बहुत सारी तत्कालीन परिस्थितियां, तत्कालीन समस्याएं थीं भारत में, लेकिन उन सब में जो महत्वपूर्ण समस्या थी रहने खाने पीने की, अनाज की कमी थी। तो हमारे लिए ज़रूरी था कि उस योजना में हम अनाज की पूर्ति कर पाएँ, ऐसे उद्देश्य निर्धारित करें। शरणार्थी जो आए थे उनके लिए छत की व्यवस्था करना, कमाने खाने के लिए रोज़गार, जगह ज़मीन देना, इस तरह की जो समस्याएं थी। महंगाई बहुत ज़्यादा, उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा होता था, तो उसमें स्थिरीकरण भी बहुत ज़रूरी था हमारे लिए। इन सब तत्कालीन परिस्थितियां बहुत ही नकारात्मक थीं। इनको ध्यान में रहते हुए जो उद्देश्य बनाया गया भाई कि हम इस योजना में क्या प्राप्त करेंगे, तो तत्कालीन जो उद्देश्य था वो ये था, सिंचाई को व्यवस्थित करना। तत्कालीन उद्देश्य सिंचाई, बिजली, कृषि, मूल्य स्थिरीकरण। मूल्य स्थिरीकरण की समस्या थी भाई, अब देखेंगे मुद्रास्फीति था, वस्तुओं में उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा होता था। शरणार्थियों के पुनर्वासन की समस्या। शरणार्थियों के पुनर्वासन, पुनर्वासन का मतलब कि एक बार एक वास स्थल अपना वो छोड़ कर आए थे, यहाँ हमको फिर से उन्हें आवास देना था। तो ये सारे उद्देश्य हमने निर्धारित किए कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में और क्या उद्देश्य रखे गए थे। तो आप जानते हैं कृषि क्षेत्र के विकास को प्रथम स्थान दिया गया, प्रमुख स्थान दिया गया कि हमें कृषि को विकसित करना है। अगर
विभाजन से जो असंतुलन उत्पन्न हुआ देश में, उन असंतुलनों को दूर करने के लिए हमने प्रयास किया, अपने उद्देश्यों में रखा। इसके बाद में न्यूनतम समय में यानी कम से कम समय में अनाज की चूँकि कमी थी, तो आप यहाँ लिख लें कि न्यूनतम समय में खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता, खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता की कोशिश की जाए। भाई अनाज की कमी थी, भूखमरी की जैसी स्थिति बनी हुई थी, तो हमें कम से कम समय में सबसे पहले अनाज की उपलब्धता को बढ़ाना होगा। खाद्यान्न यानी खाद्य पदार्थों की ज़रूरतें जो हमारी हैं, भोजन की जो ज़रूरत है, वो हमारी जल्द से जल्द पूरी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सारी प्रमुख उद्देश्यों में रखे गए। जैसे लघु और कुटीर उद्योग हो गए, जो छोटे छोटे उद्योग थे वो भी नष्ट हो चुके थे, उनको भी बढ़ाने का प्रयास किया गया कि पहली पंचवर्षीय योजना में उनको महत्व दिया जाए, ताकि वो भी डेवलप हो सकें, स्वरोजगार की स्थिति बन सके, छोटे छोटे स्तर पे लोग रोजगार पा सकें। तो इन सारे उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए इस योजना को लागू किया गया। कुछ और प्रश्न बनते हैं कि मॉडल कौन सा था इस योजना का। तो पहली योजना का जो मॉडल था वो कौन सा, हेरोड डोमर मॉडल था। ये आप ध्यान रखिएगा, प्रीलिम्स में पूछ लेता है, हेरोड डोमर मॉडल। ठीक है, हेरोड डोमर मॉडल था। इस योजना की जो लक्षित विकास दर थी, इस योजना की लक्षित विकास दर मतलब हो गया कि हम 5 वर्ष में कितना विकास करेंगे, उसका एक लक्ष्य निर्धारित किया गया था, वो था 2.1%। लेकिन वास्तविक विकास दर कितनी मिली हमको, वास्तविक वृद्धि दर प्राप्ति हुई 3.6% की। यानी आप कह सकते हैं कि बम्पर तरीके से ये सफल रही, सफल योजना थी। ठीक है, ये सफल योजना थी। कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि पहली पंचवर्षीय योजना सफल थी या असफल थी। ऐसी कई योजनाएं इसमें हैं जो असफल भी हैं, हम उन पर भी बात करेंगे। तो ये पहली पंचवर्षीय योजना अगर एक नज़र में देखा जाए तो ये योजना 1951 से 56 तक थी। परिस्थितियाँ उस समय अनाज की कमी, शरणार्थियों का प्रवेश, मुद्रास्फीति, छोटे उद्योगों का नष्ट होना, इन सब परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इनका उद्देश्य निर्धारित किया गया। सिंचाई, बिजली, कृषि मूल्य स्थिरीकरण, शरणार्थियों के पुनर्वासन, न्यूनतम समय में खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। मॉडल कौन सा था, हेरोड डोमर मॉडल था। लक्षित विकास दर 2.1% थी और प्राप्ति 3.6% की थी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं दूसरी पंचवर्षीय योजना की कि दूसरी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक थी। ठीक है, तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना हेडिंग बना लीजिए, ये 1956 से 61 के बीच में थी। ठीक है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 की थी। जो मॉडल है वो क्या है, द्वितीय पंचवर्षीय का जो योजना है उसका मॉडल पीसी महालनोबिस मॉडल है। ठीक है, पीसी महालनोबिस। ये एग्जाम में पीटी में पूछ लेता है, अक्सर ये पूछा जाता है कि किस पंचवर्षीय योजना कौन से मॉडल पर आधारित थी। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। अगर हम उद्देश्यों की बात करें कि इस योजना के क्या उद्देश्य थे, तो इस योजना के जो उद्देश्य थे वो थोड़े से अब बढ़ाए गए उद्देश्यों को। जैसे राष्ट्रीय आय में 25% की वृद्धि करना। ठीक है, 25% की वृद्धि करना इसका उद्देश्य रखा गया। आधारभूत एवं भारी उद्योगों को बढ़ावा देना, भारी उद्योगों को बढ़ावा देकर क्या करना, औद्योगिकरण को स्थापित करना या औद्योगिकरण की प्रक्रिया को तेज करना, औद्योगिकरण करना, ये इसके प्रमुख उद्देश्य थे। अगला उद्देश्य था रोजगार अवसरों में वृद्धि करना, रोजगार अवसरों में वृद्धि करना। ठीक है, अवसरों में वृद्धि करना। आय असमानता को कम करना, आय असमानता को कम करना। भाई जिस समय देश आज़ाद हुआ या 1956 से 60 की जो परिस्थितियां थी, आप देखेंगे कि उस समय समाज में सिर्फ 2 वर्ग था, या तो अमीर या तो गरीब। आज के समाज में मिडिल वर्ग भी है। ठीक है, लेकिन उस समय सिर्फ 2 ही वर्ग रहता था। जो गरीब था वो बहुत ही गरीब था, जो अमीर था वो बहुत ही अमीर था। ये जो आय में इतनी असमानताएं हैं, इसको कम किया जाए। ठीक है, तो ये उसके उद्देश्यों में, इस योजना के उद्देश्य में रखा गया। इसका लक्षित विकास दर 4.5% था। ठीक है, आप ध्यान में रखिएगा, ये सब महत्वपूर्ण तथ्य लिखवा रहे हैं हम। लक्षित विकास दर कितना था,
लक्षित विकास दर 4.5% था, लेकिन वास्तविक विकास दर कितना पाया भाई? इतना तो हमने लक्ष्य रखा था, लेकिन पाया कितना हमने? 4.3%। 4.3% हमने प्राप्त किया। अब इस प्राप्ति को देखा जाए तो ये माना जाता है कि सामान्य रूप से ये योजना भी सफल थी, सामान्य रूप से सफल मानी जाती है। इस योजना की एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है कि इसी योजना के दौरान राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर में 3 लौह इस्पात संयंत्रों की स्थापना की गई। ठीक है, राउरकेला यानी उड़ीसा, भिलाई छत्तीसगढ़ और दुर्गापुर यानी पश्चिम बंगाल। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि राउरकेला, उड़ीसा, भिलाई छत्तीसगढ़, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल लौह इस्पात संयंत्र स्थापित किए गए। ठीक है, लौह इस्पात संयंत्र स्थापित किए गए। ठीक, ये महत्वपूर्ण जानकारी आप इस पंचवर्षीय योजना के तहत याद रखिएगा। हेडिंग बना लीजिए, तीसरी पंचवर्षीय योजना। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 66। ठीक है, 1961 से 66। अगर हम इसके मॉडल की बात करें तो इस योजना में किसी एक मॉडल का उल्लेख नहीं मिलता है। इसमें पीसी महालनोबिस का जो 4 क्षेत्रीय मॉडल है उसका भी कुछ असर दिखता है, सुखमय चक्रवर्ती जी के नियोजन मॉडल का भी असर दिखता है, जे सैंडी के नियोजन मॉडल का भी असर दिखता है। तो आप अगर जानकारी के लिए आप लिख लें इन तीनों लोगों का नाम, पीसी महालनोबिस, पीसी महालनोबिस, सुखमय चक्रवर्ती और जे सैंडी। ठीक है, इन तीनों लोगों के नियोजन मॉडल का असर इसमें दिखता है, नियोजन मॉडल पर। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। इसका प्रभाव देखा जा सकता है इस तृतीय मॉडल में, तृतीय पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, इसमें क्या किया गया है, इस योजना की एक खास विशेषता आपको मैं बता दूं कि इस योजना में पुनः कृषि पर विकास, कृषि के विकास पर ध्यान दिया गया, पुनः कृषि के विकास पर ध्यान दिया गया, विकास पर ध्यान दिया गया। ठीक है, इसके अलावा बुनियादी उद्योगों पर ध्यान दिया गया। बुनियादी उद्योग, बुनियादी उद्योग में जैसे इस्पात उद्योग हो गया, रसायन हो गया, ईंधन हो गया। ठीक है, इन सब उद्योगों पर विशेष ध्यान दिया। बिजली हो गया, है कि नहीं, बिजली, इन उद्योगों पर विशेष ध्यान दिया गया ताकि औद्योगिकरण की ज़रूरतों को पूरा किया जा सके। इसका भी इन उद्योगों पर ध्यान देने का उद्देश्य था कि औद्योगिकरण को तेज किया जा सके। क्या किया जा सके? ताकि औद्योगिकरण की प्रक्रिया जो है उसे तेज किया जा सके, इसीलिए इन उद्योगों पर विशेष ध्यान दिया गया। इस योजना का जो लक्षित विकास दर था, लक्षित विकास दर 5.6% था और प्राप्त कितना हुआ हमें? तो प्राप्त हुआ 2.8%। ठीक है, इतना कम कैसे प्राप्ति हुई, इसका कारण क्या है? आपसे कभी इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना असफल क्यों हुई, या कभी आपसे स्टेटमेंट में पूछा जा सकता है कि असफलता का कारण क्या है। तो कारण 3 है। पहला कारण 1962 में भारत चीन युद्ध, 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ, भारत पाक युद्ध, और 1965-66 में भारत में सूखा पड़ा था। ये 3 कारण ऐसे हैं जो इस पंचवर्षीय योजना को असफल बनाते हैं। ठीक है, आप समझ रहे होंगे कि युद्ध में कितना जन धन की हानि होती है, कितने ज़्यादा संसाधनों की बर्बादी होती है युद्ध में। सूखे के समय आप समझ रहे हैं कि भारत कृषि प्रधान देश है, कृषि जो है भारत की रीढ़ कही जाती है, और अगर 2 साल सूखा पड़ जाए तो इस रीढ़ की हड्डी जो है वो टूट जाती है। तो भारत की कमर टूट गई उस समय जब 2 साल सूखा पड़ा और 2 युद्ध झेलना पड़ा। यही वजह है कि भारत के आर्थिक विकास में बाधा बन गया ये सब, और आर्थिक विकास में हमने लक्ष्य निर्धारित किया था 5.6% का, लेकिन हमें प्राप्त हुआ 2.8% से। ठीक है,
तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा तीसरी पंचवर्षीय योजना के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं कुछ वार्षिक योजनाएं भारत में रही हैं। वार्षिक योजनाएं, ठीक है। वार्षिक यानी पंचवर्षीय योजनाएं कुछ समय के लिए नहीं थी भारत में, कुछ वार्षिक योजनाएं थी। वार्षिक योजनाओं का कारण क्या था? अगर हम इसके कारण की बात करें तो कारण 1965 में भारत पाक युद्ध हुआ। भारत पाक युद्ध आप समझ रहे हैं। 1965-66 में सूखा पड़ा। इसी समय मुद्रा का अवमूल्यन हुआ। मुद्रा का अवमूल्यन, आम वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि। आम वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि हुई। आम वस्तुओं का मतलब होगा कि एक आम आदमी की जो रोजाना की ज़रूरतें हैं, ज़रूरत की वस्तुएं हैं, उनके दामों में, उनकी कीमतों में बहुत वृद्धि हो गई। तो वो आम जिंदगी जो जीने वाला पर्सन है, जो एक गरीब व्यक्ति है, वो इतनी महंगी वस्तुओं को चूंकि रोजाना की ज़रूरत है तो वो परचेज नहीं कर पाएगा, ठीक है। उन वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि थी। ये सब मैं वार्षिक योजना लागू करने के कारणों की बात कर रहा हूँ कि ऐसी परिस्थितियाँ बनी हुई थी, ठीक है। योजना, पंचवर्षीय योजना के लिए संसाधनों में कमी थी। योजना के लिए संसाधन में कमी, संसाधन में कमी, ये सारे कारण थे वार्षिक योजना लागू करने के। इन्हीं कारणों की वजह से 3 वार्षिक योजनाएं लागू की गई। 3 वार्षिक योजनाएं, ठीक है। 66 से 1966 से 69 तक, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। इस काल को योजना अवकाश का काल कहते हैं। योजना अवकाश, योजना अवकाश का काल कहते हैं इसे। इसमें पंचवर्षीय योजनाएं नहीं बल्कि वार्षिक योजनाएं। अब हम बात कर लेते हैं चतुर्थ योजना की। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना ये कब से कब तक? 1969 से 74 तक के लिए थी। इस योजना का प्रारूप किसने तैयार किया? प्रारूप, तो उस समय योजना आयोग के जो उपाध्यक्ष थे D.R. गाडगिल, उन्होंने इस योजना का प्रारूप तैयार किया था। ये आप ध्यान रखिएगा, D.R. गाडगिल, ये उस समय योजना आयोग के उपाध्यक्ष थे। आप लिख लीजिए, योजना आयोग के उपाध्यक्ष, योजना आयोग के उपाध्यक्ष, इन्होंने इसका प्रारूप तैयार किया। मॉडल कौन सा था? अगर आपसे कभी ये पूछ ली कि मॉडल, तो मॉडल आगत निर्गत मॉडल था। आगत निर्गत मॉडल, इसी मॉडल पर यह योजना आधारित। इसी योजना में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। राष्ट्रीयकरण किया गया था 14 बैंकों का, ठीक है। बफर स्टॉक का कॉन्सेप्ट भी इसी योजना के तहत लाया गया। बफर स्टॉक का कॉन्सेप्ट या बफर स्टॉक की धारणा इसी योजना की देन है। जो बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1969 की बात हो रही है, 1969। इसी योजना काल में MRTP एक्ट लागू किया गया 1969। इसी योजना काल में परिवार नियोजन कार्यक्रम लागू किया गया। परिवार नियोजन कार्यक्रम, ये भी ध्यान रखने योग्य बात है। ये सब इस योजना के मुख्य लक्ष्य थे जो कि पूरे किए गए, ठीक है। इस योजना की अगर हम लक्षित विकास दर की बात करें, कितना लक्ष्य रखा गया था? लक्षित विकास दर तो 5.7% का लक्ष्य रखा गया था और प्राप्ति कितने की हुई? 3.3% की। ये भी असफल मानी जाती है। अब हम बात करते हैं 5वीं योजना की। 5वीं पंचवर्षीय योजना ये कब से कब तक थी? तो 1974 से 1979 तक। 1974 से 1979 तक ये योजना थी। इस योजना के उपाध्यक्ष कौन थे? ये कभी कभी देखिए, नाम महत्वपूर्ण है, पर्सनालिटी महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं यहाँ पे लिखवा दे रहा हूँ। ध्यान रखिएगा, D.T. लकड़वाला, ठीक है। इसके उपाध्यक्ष उस समय D.T. लकड़वाला थे। ये नाम आप ध्यान रखिएगा। इसके 2 प्रमुख उद्देश्य थे। 2 प्रमुख उद्देश्य, ठीक है। नंबर 1, गरीबी हटाओ, और दूसरा आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। आत्मनिर्भरता की प्राप्ति, इसके 2 प्रमुख उद्देश्य यही हैं, ठीक है।
गरीबी हटाओ का नारा भी इसी योजना के तहत दिया गया था पहली बार, ये भी आप ध्यान रखिएगा। इसी योजना के तहत गरीबी हटाओ का नारा दिया गया। क्या? गरीबी हटाओ का नारा। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। लक्षित विकास दर कितना था? लक्षित विकास दर 4.4% था और प्राप्ति कितना हुई? प्राप्ति 4.8% की थी। इस योजना के बारे में एक बात और ध्यान रखिएगा कि इसे जनता पार्टी सरकार द्वारा 1 वर्ष पूर्व समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, 1 वर्ष पूर्व इस योजना को समाप्त कर दिया गया था 1978 में ही। कब? 1978 में। ठीक है, कांग्रेस की सरकार ने लागू किया था और 1 वर्ष पूर्व ही जनता पार्टी की सरकार आई और उसने इसे स्थगित कर दिया, वहीं पे इसे समाप्त कर दिया। बात करें छठी पंचवर्षीय योजना। छठी योजना 1980 से 85 तक रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि 1978 में 5वीं पंचवर्षीय योजना खत्म हुई और फिर 80 से ये छठी योजना शुरू हुई, तो बीच में क्या हुआ? तो 1977 में आप ध्यान रखें कि 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनी। ठीक है, जनता पार्टी सरकार में आई और 1978 से 1983 तक ये छठी पंचवर्षीय योजना जनता पार्टी सरकार ने लागू की। लेकिन फिर हुआ क्या कि 1980 में ये छठी योजना, आप मान लें छठी योजना किसकी है? जनता पार्टी सरकार की। लेकिन फिर 1980 में कांग्रेस आई सत्ता में। अब जब कांग्रेस सत्ता में आए तो फिर क्या किया इन्होंने? जब कांग्रेस सत्ता में आए तो इस योजना को, छठी योजना को 1980 से 85 के लिए तैयार किया। कांग्रेस ने इस योजना को 1980 से 85 के लिए तैयार किया। यानी 1 अप्रैल से, मानना क्या है, यही सत्य है, 1 अप्रैल 1969 से 31 मार्च 1980 तक, यानी 1 वर्ष इसे योजना अवकाश का समय कहा जाता है। योजना अवकाश, क्योंकि इसमें कोई योजना नहीं थी। ये सरकार की अदला बदली में नुकसान देश का होता है, ये आप सब जानते हैं। तो जो भी सरकारें अगर बार बार दूसरे तीसरे साल बदलती हैं तो इसमें नुकसान जनता का होता है और वो नुकसान यहाँ पे आप 1 वर्ष का देख सकते हैं। भाजपा सरकार आई तो उस योजना को कंटिन्यू ना करने की बजाय उसने क्या किया? 1 वर्ष पहले ही 5वीं योजना को समाप्त करके उन्होंने अपनी पंचवर्षीय योजना चलाई 1978 से 83। पता लगा 1 साल बाद फिर कांग्रेस की सरकार आ गई 1980 में। 2 साल बाद जब कांग्रेस की सरकार आई तो उन्होंने उनकी योजना नष्ट कर दी और फिर अपनी योजना पंचवर्षीय छठी योजना बनाई। तो आप छठी योजना 2 तरीके से पढ़ते हैं। छठी योजना एक तो है 1978 से 83 जो जनता पार्टी की सरकार द्वारा बनाई गई थी, और दूसरी छठी योजना है 1980 से 85 जो कांग्रेस सरकार द्वारा बनाई गई दोबारा। ठीक है, इस योजना में लकड़वाला समिति ने गरीबी के निर्देशांक तैयार किए, ये ध्यान रखिएगा। मैं इसको मिटा दे रहा हूं। इसी योजना में गरीबी के निर्देशांक तैयार किए गए थे। ठीक है, गरीबी के निर्देशांक तैयार किया। किसने तैयार किया? लकड़वाला समिति, लकड़वाला समिति द्वारा। ठीक है, लकड़वाला समिति द्वारा गरीबी के निर्देशांक तैयार किए गए थे। और क्या कहा गया कि शहरी क्षेत्र के लिए 2100 कैलोरी तय किया गया और ग्रामीण क्षेत्र के लिए ये 2400 कैलोरी तय किया गया। इसकी अनुपलब्धता ही गरीबी का मापक माना उन्होंने कि अगर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन, ये प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की बात है, 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। नहीं प्राप्त कर रहा है तो वो गरीब है। इसमें लक्षित विकास दर 5.2% रखा गया। लक्षित विकास दर कितना रखा गया? 5.2%। लेकिन प्राप्ति कितने की हुई? 5.7% की। यानी ये योजना क्या थी? सफल योजना थी, सफल योजना। ठीक है, योजना सफल मानी जाती है। अब बात कर लेते हैं 7वीं योजना की, 1985 से 90 थी। 7वीं पंचवर्षीय योजना
1985 से 90। ठीक है, इस योजना का लक्ष्य क्या रखा गया, हम लक्ष्यों पे बात कर लेते हैं। रोजगार के अवसरों में वृद्धि, रोजगार में वृद्धि, आधुनिकीकरण को बढ़ावा देना, आधुनिकीकरण को बढ़ावा देना, पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण, गैर परंपरागत ऊर्जा का विकास करना, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों का विकास करना, ये सब उसके उद्देश्य थे, लक्ष्य रखे गए थे इस योजना के तहत। लक्षित विकास दर कितना था, जितना हमने लक्ष्य रखा था, लक्षित विकास दर 5% रखा था, और प्राप्त कितना हुआ, 6% प्राप्त हुआ। यानी ये भी योजना क्या थी, सफल योजना थी। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। तो हम फिर यहाँ देख लेते हैं वार्षिक योजनाएं क्या है, वार्षिक योजनाएं। ठीक है, वार्षिक योजनाएं क्यों लागू, देखो जब परिस्थितियां खराब होंगी तभी वार्षिक योजनाएं आएंगी। तो तत्कालीन परिस्थितियों के कारण देखा जाए तो वार्षिक योजनाएं लागू की गई। यानी 8वीं योजना, 8वीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1992 से शुरू हो सकी। तो आप ध्यान रखिएगा यहाँ पे कि 8वीं पंचवर्षीय योजना कब से शुरू हुई, 1 अप्रैल 1992 से। 8वीं योजना 1 अप्रैल 1992 से शुरू हो सकी। यानी 1991 से 92, 1990 से 91 और 1991 से 92, इस दौरान वार्षिक योजनाएं लागू की गई। परिस्थितियां थोड़ा सा, अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां उस समय हमारे लिए विपरीत हो गई थी। एलपीजी की नीति हमें अपनानी पड़ी, और उस एलपीजी की नीति को लागू करने के लिए हमें कम से कम थोड़ा समय ऐसा चाहिए था जब हम स्वतंत्र होकर के अपनी नीतियों पर सोच सकें, परिस्थितियों पर विचार कर सकें, फिर उसी हिसाब से हम एलपीजी पॉलिसी को एक्टिव कर सकें। ठीक है, उसके लिए हमें ये वार्षिक योजनाएं लागू करनी पड़ी 2 साल के लिए। ठीक है, और फिर अब बात आती है 8वीं योजना की। 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 97 के बीच में लागू की गई। ठीक है, मॉडल कौन सा था, अगर हम मॉडल की बात करें तो जॉन डब्ल्यू मूलर मॉडल था, जॉन डब्ल्यू मूलर मॉडल। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। अगर इसके हम उद्देश्य की बात करें तो उद्देश्य मानव संसाधन का विकास करना प्रथम उद्देश्य था, मानव संसाधन का विकास, मानव संसाधन विकास, खाद्य पदार्थों में आत्मनिर्भरता, खाद्य पदार्थों में आत्मनिर्भरता, ऊर्जा, परिवहन, संचार, सिंचाई, ये सब प्रमुख क्षेत्र रहे हैं हमें विकास करने के लिए। ठीक है, लक्षित विकास दर कितना था इस योजना में, लक्षित विकास दर 5.6%, प्राप्ति 6.8% की थी। ठीक है, यानी आप कह सकते हैं ये योजना भी क्या थी, ये योजना भी सफल योजना थी, सफल योजना थी। ठीक है, 9वीं पंचवर्षीय योजना, नवी योजना की अगर बात करें तो नवी योजना 1997 से 2002 के बीच में चली, 1997 से 2002। ठीक है, ये योजना थी। इस योजनाओं में कुछ न्यूनतम सेवाओं के विकास पर बल दिया गया, कुछ न्यूनतम सेवाओं पर बल दिया गया, जैसे सभी के लिए प्राथमिक शिक्षा। ठीक है, बेघर के लिए घर, बेघर के लिए घर, बच्चों के लिए पोषक आहार, बच्चों के लिए पोषक आहार, ऐसे ही सभी गांवों के लिए सड़क की व्यवस्था करना, गरीबों के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली को व्यवस्थित करना, ऐसे प्रमुख उद्देश्यों को या लक्ष्यों को इसमें रखा गया। सामाजिक न्याय तथा समता के साथ आर्थिक विकास क्या है, सामाजिक न्याय
सामाजिक न्याय तथा सभी के लिए आर्थिक समता को निर्धारित करना, आर्थिक समता को निर्धारित करना, इसका क्या है, प्रमुख उद्देश्य था इस योजना का। ठीक है, लक्षित विकास दर 6.5% थी और प्राप्ति 5.4% की रही है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि जो लक्षित विकास दर थी वो कितना थी, 6.5% थी और प्राप्ति कितना हुई, 5.4%। यानी ये भी आंशिक रूप से सफल मानी जाती है योजना, बहुत ज़्यादा नुकसान में नहीं गया, 1% की कम प्राप्ति हुई थी। ठीक है, बात कर लेते हैं 10वीं योजना की। 10वीं पंचवर्षीय योजना, ये 2002 से लेकर के 2007 तक थी। कब तक, 2002 से लेकर के 2007 तक। ठीक है, अगर हम इसके मॉडल की बात करें, मॉडल, तो मॉडल आगत निर्गत मॉडल था, आगत निर्गत मॉडल। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखिए। लक्ष्य क्या था, समान क्षेत्रीय विकास, समान क्षेत्रीय विकास का लक्ष्य रखा गया। निर्यात में वृद्धि, निर्यात में वृद्धि भी इसका लक्ष्य था। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना इसका प्रमुख उद्देश्य था। लक्षित विकास दर 8% थी और प्राप्त कितना हुआ, 7.6%। यानी ये भी योजना सफल मानी जा सकती। अब बात करते हैं अगर 11वीं योजना की, तो ये 2007 से लेकर के 2012 तक थी ये योजना। इसका जो प्रमुख लक्ष्य था वो था तीव्रतर आर्थिक विकास, तीव्रतर आर्थिक विकास के साथ समावेशी विकास करना, समावेशी विकास करना। ठीक है, समावेशी विकास का मतलब होगा कि एक ऐसा डेवलपमेंट करें जिससे कि आने वाली अगली पीढ़ी को संसाधनों की कमी महसूस ना हो, ऐसा ना लगे कि हाँ सारी संसाधनों का इस्तेमाल आपने कर लिया है, और एक ऐसा विकास हो जो कि नेचुरल, जो प्राकृतिक संसाधन है उस पर कोई खतरा आप ना दें, उसको आप नष्ट ना करें। समावेशी विकास का सामान्य अर्थ यही होगा कि जो प्राकृतिक संसाधन है उनका संरक्षण करते हुए उनका आप दोहन करें। और अगर लक्ष्यों की बात करें तो उच्च गुणवत्ता युक्त, उच्च गुणवत्ता युक्त रोजगार उपलब्ध कराना। ठीक है, रोजगार उपलब्ध कराना ये भी एक लक्ष्य निर्धारित किया गया। अगर इसकी हम लक्ष्य की प्राप्ति की बात करें तो लक्षित विकास दर कितनी थी इसकी, लक्षित विकास दर 9% रखी गई और प्राप्त कितना हुआ, 8%। तो ये भी योजना सफल मानी जा सकती है, थोड़ा सा 1% की असफलता है, ज़्यादा नहीं। अब बात कर लेते हैं 12वीं योजना की। ये 2012 से 2017, इसका जो शीर्षक था वो था तीव्रतर अधिक समावेशी एवं धारणीय विकास। इसी शीर्षक के साथ ये योजना का प्रारूप प्रस्तुत किया गया। इसका जो लक्ष्य था, अगर हम लक्ष्यों की बात करें अंतिम पंचवर्षीय योजना की, तो आर्थिक विकास, गरीबी, रोजगार, स्वास्थ्य, ग्रामीण अवसंरचना का विकास, ग्रामीण अवसंरचना का विकास, ऐसे बहुत सारे लक्ष्य इसमें रखे गए। पर्यावरणीय और धारणीयता, पर्यावरण संरक्षण, धारणीयता, ऐसे अनेक और भी लक्ष्य इसमें निर्धारित किए गए जो महत्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त करना, इन सभी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त करना 12वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य रहा है। ठीक है, तो ये 12 पंचवर्षीय योजनाएं हो गई हैं जो कि आपके एग्जाम में अक्सर यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं
ये आप ध्यान रखिएगा कि ये वो टॉपिक हैं जो समय के साथ पुराने नहीं होते हैं, बल्कि समय के साथ इनकी जो प्रासंगिकता है उसकी वजह से ये हमेशा कहीं ना कहीं चर्चा में रहते हैं और इनसे प्रश्न लगातार पूछे जाते हैं। तो आज 12वीं पंचवर्षीय योजना इस मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स वाली क्लास में ख़त्म होता है। और आप समझ लीजिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यूजीसी नेट हो या पीसीएस या फिर यूपीएससी के सिलेबस में लिखा हुआ है भारत में नियोजन, तो कहीं ना कहीं आपको ये पढ़ना बहुत ज़रूरी था, जो हमने कंप्लीट किया। अगली क्लास में हम किसी और ही ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक्स पे बात करेंगे। और हाँ, क्लास को आप लोग लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, ठीक है, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका यही लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ही समझ लीजिए कि मेरी मेहनत का परिणाम है। ठीक है, थैंक यू।